हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने डायमेंशनिंग मेथड, डायमेंशनिंग प्रिंसिपल्स, डायमेंशनिंग अरेंजमेंट इत्यादि के बारे में देखा था। हालांकि ये सारी चीज़ें हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पढ़ चुके थे, पर हमारा उद्देश्य उसे रिवाइज करना था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, वो है 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट और इमेज। ठीक है, किसी चित्र या वस्तु का हमें 2D या 3D ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी नियम को या लॉजिक को अप्लाई करके किसी एक डायग्राम को दूसरे डायग्राम में ट्रांसफॉर्म करना होता है, बदलना होता है। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत किसी डायग्राम के शेप, साइज, डायमेंशंस या फिर स्ट्रक्चर में चेंजिंग करके नए डायग्राम को प्राप्त करना होता है। अगर हम बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, बेसिक ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा आशय 2D ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। ठीक है, अगर हम बेसिक 2D ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में अगर कोई 2D ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें मुख्यतः हमारे पास ट्रांसलेशन, दूसरा रोटेशन और तीसरा स्केलिंग, ये तीन मेन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। या तो किसी ड्राइंग में, किसी 2D ऑब्जेक्ट में, किसी 2D ड्राइंग में हम ट्रांसलेशन को अप्लाई करके उसमें परिवर्तन कर पाएंगे, या फिर रोटेशन को अप्लाई करके परिवर्तन कर लेंगे, अथवा स्केलिंग को अप्लाई करके परिवर्तन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो अन्य ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो बेसिकली वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स यानी 3D वाले ऑब्जेक्ट्स पर लागू होते हैं। जैसे कि इमेज की बात करें, प्रतिबिंब की बात करें, और दूसरा है शेयर। हालांकि इमेज को हम 2D पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मेन अगर इफ़ेक्ट देखना है तो हमें ऑब्जेक्ट यानी कि 3D ड्राइंग पर उसे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास ये 5 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, जिसमें एक होता है ट्रांसलेशन, दूसरा है रोटेशन, तीसरा है स्केलिंग, जो कि चित्रों, इमेज या ड्राइंग पर जो कि 2D होते हैं इन पर अप्लाई होते हैं। इसके अलावा बाकी जो दो हैं, जैसे कि इमेज यानी कि प्रतिबिंब और शेयर, ठीक है, जिसे हिंदी में कतरनी कह देते हैं। ठीक है, इमेज ये हो गया प्रतिबिंब, और दूसरा है, और इमेज यानी प्रतिबिंब को हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, तो इसका जो प्रॉपर नेम है वो रिफ्लेक्शन ही होगा। और दूसरा है हमारे पास शेयर। तो रिफ्लेक्शन और शेयर को बेसिकली ऑब्जेक्ट्स या 3D ड्राइंग पर लगाना चाहिए। ठीक है, अब चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी डायग्राम हो, कोई भी चित्र हो, वो या तो किसी सिंपल लाइन से बना होगा, या कर्व लाइन से बना होगा, या सर्कल, या फिर एलिप्स इत्यादि का उपयोग करके बनाया गया होगा। ठीक है, जिन्हें हम बेसिक या फिर प्रिमिटिव्स कहते हैं। ठीक है, बेसिक डायग्राम या फिर प्रिमिटिव्स, यानी मूलभूत चित्र क्या थे, सिंप्लिसिटी या सिंप्लीफाइड डायग्राम्स को ही तो प्रिमिटिव्स कहा जाता था। ठीक है, तो अगर कोई डायग्राम है हमारे पास तो इन्हीं से बना होगा, या तो वो सरल रेखा होगा, या वो कर्व होगा, या वो सर्कल होगा, या वो एलिप्टिकल शेप का होगा, जिसे हम मूलभूत चित्र यानी कि बेसिक डायग्राम या प्रिमिटिव्स कह देते हैं। इन मूलभूत चित्रों में, इसके शेप में, डायमेंशंस में, या फिर इनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यानी जटिल से जटिल नए चित्र बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन को हम बेसिकली 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम बेसिकली 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है 2D ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है 3D ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, 2D एंड 3D। 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम जो भी ट्रांसफॉर्मिंग ऑपरेशंस करेंगे वो केवल और केवल 2 डायमेंशंस में यानी 2 विमाओं में होगा, क्योंकि 2D की बात है, और 2D में आप बहुत अच्छे से जानते हैं केवल और केवल 2 डायमेंशंस होती हैं। यानी कि 2D की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम चित्रों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इमेजेज हैं, डायग्राम्स हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तो इन डायग्राम्स में अगर हम इनके 2 डायमेंशंस में ये डिफरेंस क्रिएट करें या फिर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई, तो हमें नई डायग्राम्स मिलती नज़र आएंगे। इसके अलावा दूसरा है हमारे पास
3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे 3 आयामी रूपांतरण कह सकते हैं। ठीक है, इस 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन में हमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस के एलिमेंट्स हैं उनको हमें तीनों डायमेंशन में अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हमें जो ऑब्जेक्ट मिल के आएगा वो नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन में। अब बात हम कर रहे हैं, हमारे पास जो नई हमारी टॉपिक है स्टार्ट हो रही है वह है 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, 2D ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, तो कहा गया है जब रूपांतरण को 2 आयामी सतह में किया जाता है, अर्थात जब ट्रांसफॉर्मेशन को हम किसी 2 डायमेंशनल बॉडी या ऑब्जेक्ट या फिगर में अप्लाई करते हैं तो वो कहा जाता है 2 आयामी रूपांतरण या 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद ये जो 2 डायमेंशनल रूपांतरण है या 2D डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने कहा था बेसिकली 5 प्रकार के हैं, जिसमें 3 तो प्योरली 2D पर ही अप्लाई किए जाते हैं और बाकी 2 हैं वो 3D या किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो पहला है वो है ट्रांसलेशन, नेक्स्ट है स्केलिंग, उसके बाद है रोटेशन, उसके बाद है रिफ्लेक्शन या मिरर या इमेज जो हमने कहा था, उसके बाद है शेयर। ठीक है, तो ये 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब सबसे पहला है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का मतलब है अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अभी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर है तो उस पोजीशन से शिफ्ट करके उसे नए पोजीशन पर ले जाना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्टिकुलर ड्राइंग को किसी एक पोजीशन से शिफ्ट करके नए पोजीशन पर ले जाना ट्रांसलेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु को एक स्थिति से दूसरे वस्तु में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन। ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे स्थान पर तैनात किया जाता है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और हम चाहते हैं कि इसे हम एक नए पोजीशन, नए पॉइंट्स x डैश y डैश पर ले जाएं। ठीक है, हमने कहा मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट है x, y और हम चाहते हैं कि इसे हम किसी नए पॉइंट x डैश y डैश पर ले जाएं। ठीक है, तो इसके लिए सीधी सी बात है, जैसे कुछ इस प्रकार है, पहला पॉइंट हमारा x, y और इसे हम नए पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं x डैश y डैश पर। तो इस x y से x डैश y डैश पर ले जाने के लिए हमें कुछ दूरी चलनी पड़ेगी ना, जिसे हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर ध्यान से देखें आप लोग तो मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट है और यहाँ पॉइंट है जो वो है x, y और इसे हम इस पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं जो पॉइंट है हमारा x डैश y डैश। तो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए अर्थात x, y से x डैश, y डैश पर पहुँचने के लिए हमें x डायरेक्शन में कुछ दूरी चलनी पड़ेगी और y दूरी में डायरेक्शन में कुछ दूरी चलनी पड़ेगी। तो ये जो दोनों दूरियां चली गई हैं इसे हम ट्रांसलेशन डिजिट कहते हैं। ठीक है, कि कितनी दूरी हमने चला है। तो अब मान लीजिए कि जो हमारा पोजीशन, इनिशियल पोजीशन था या ओरिजिन पॉइंट था x, y, इससे हमें अगर x डैश y डैश पर जाना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें tx और ty पॉइंट को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो होगा क्या, x डैश पर पहुंचने के लिए हम क्या थे, पहले x पर थे और x में कितनी डायरेक्शन चले हम, तो tx चले। जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी इसके द्वारा कि यहाँ ये जो पॉइंट है ये x y है और ये जो पॉइंट है ये x डैश y डैश है। तो हमने कहा इस x y से x डैश y डैश अगर जाना है तो x डायरेक्शन में कुछ दूरी चलनी पड़ेगी और y डायरेक्शन में कुछ दूरी चलनी पड़ेगी, तब जाके इस पॉइंट पर पहुँचेंगे। तो हमने कहा x डायरेक्शन पर जो दूरी चली गई उसे ट्रांसलेशन पॉइंट, y डायरेक्शन में वो y डायरेक्शन की ट्रांसलेशन पॉइंट, x में मान लिया ये tx है और y में ty है। तो अगर x में
हम ये टी एक्स जोड़ देंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे और इस पॉइंट को टी वाई ट्रांसलेशन के द्वारा उठा करके यहाँ पहुँचा दिया जाएगा, तो फाइनली हम एक्स डैश वाई डैश पर पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर देखें कि हमारे पास जो नए पॉइंट्स आएंगे कोऑर्डिनेट के, वो आ जाएंगे एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स पुराना वाला प्लस एक्स डायरेक्शन में जो ट्रांसलेशन पॉइंट था टी एक्स, उसको जोड़ दो तो ये मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें वाई प्राप्त करना है तो आ जाएगा वाई डैश इक्वल्स टू वाई और प्लस वाई में ट्रांसलेशन पॉइंट कितना है टी वाई, इनको जोड़ दो तो हमें नए ट्रांसलेशन पॉइंट्स मिल जाएंगे एक्स डैश वाई डैश बराबर। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल भी कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक्स डैश बराबर एक्स प्लस टी एक्स और वाई डैश बराबर वाई प्लस टी वाई। ठीक है, और टी एक्स टी वाई को हम ट्रांसलेशन वेक्टर या शिफ्ट वेक्टर या फिर ट्रांसलेशन पॉइंट, ठीक है, इनको बोल देते हैं। जो टी एक्स टी वाई है उसे ट्रांसलेशन वेक्टर या शिफ्ट वेक्टर या फिर ट्रांसलेशन पॉइंट कह देते हैं। अब ये तो हो गया कि हम इसे से जोड़ के निकाल लेते हैं, पर अगर इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें थोड़ा ध्यान से देखो। ये हमारे पास है यहाँ पर मैट्रिक्स, तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, या तो इस मेथड में लिख दें या इस मेथड में। ये इस मेथड से आप ज़्यादा परिचित होंगे आई थिंक। ठीक है, 1 0 टी एक्स फिर 0 1 टी वाई और 0 0 1। ठीक है, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स और इसके साथ में हमने हमारी जो वेरिएबल है टी एक्स टी वाई इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पॉइंट्स का ट्रांसलेशन हो जाएगा। आगे अगर बढ़ें तो देखिए ज़रा ध्यान से, जैसे हमने अभी इस ऑब्जेक्ट की बात की थी, इस पॉइंट की, ये पॉइंट पहले एक्स वाई पर था, अभी ट्रांसलेट होकर के एक्स डैश वाई डैश पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास, या अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई ये ट्रायंगल है और हमने इसमें ट्रांसलेशन लगाया, तो ध्यान रहे ट्रांसलेशन तीनों ही पॉइंट्स में लगेंगे, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें, तब जा कर के ये पूरा ट्रायंगल अपना पोजीशन व्यक्त करेगा। अगर किसी एक में लगाए तो फिर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जितने वर्टेक्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर हमें ट्रांसलेशन अप्लाई करना होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे। उसके बाद है हमारे पास ये ट्रांसलेशन के लिए ज़रा ध्यान से देखो। हमने अभी आपसे कहा था कि हमारे पास जितने भी पॉइंट हैं उन सब में हमें ट्रांसलेशन अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारे पास जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स थी वो हमने पहले ही देख लिया था, कुछ इस प्रकार से थी। ठीक है, 1 0 टी एक्स 0 1 टी वाई और 0 0 1, जहाँ पर टी एक्स टी वाई हमारे क्या थे, ये ट्रांसलेशन वेक्टर थे या ट्रांसलेशन पॉइंट थे। ठीक है, और जो नए पॉइंट निकल के आए हैं हमारे वो एक्स डैश वाई डैश हैं और पुराने पॉइंट थे वो थे एक्स वाई। तो इस प्रकार से अगर इन तीनों को ही हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि नीचे हमने यहाँ दिखाया आपको। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम इसे देखें तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, या फिर इसी बात को हम इस रूप में अच्छे से देख सकते हैं। जैसे हमारा जो नया मैट्रिक्स निकल के आएगा तो आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश इक्वल्स टू एक्स डैश वाई डैश इक्वल्स टू 1 0। अच्छा, जहाँ टी एक्स है यहाँ डी एक्स लिखा गया है, आप चाहो तो इसे टी एक्स ही कर दो, ट्रांसलेशन पॉइंट है, और डी वाई की जगह टी वाई कर लो, और इनटू जो हमारी दूसरी मैट्रिक्स आ जाएगी एक्स वाई ओरिजिनल वाली,
यानी कुछ इस प्रकार से हमें ये कंबाइंड मैट्रिक्स मिलेगा। तो ध्यान से देखें यहाँ पर स्पेस, हाँ ये, यानी कि x डैश y डैश x डैश y डैश इक्वल्स टू आ जाएगा, ये जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स थी 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1 और इनटू एक्स वाई। अब इसे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और आपने शुरू में जो देखा था, जो x डैश आया था वो क्या किया था, x में हमने tx को जोड़ दिया था, तो ये तो सीधा स्टेट पॉइंट है। हालांकि जब आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसे मैट्रिक्स फॉर्मेट से इसी प्रकार ही करना होगा, ठीक है। सीधे नहीं कर सकते, सीधे करने के लिए आप जब कभी कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाएंगे तो वहाँ आप आसानी से कर सकते हैं सीधे सीधे, लेकिन एग्ज़ाम में अगर यहाँ पर पूछा जाएगा तो उसका मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही करना होगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है मैट्रिक्स का, इसे हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, रो इनटू कॉलम आप करते चले जाएंगे तो आपको फाइनली वैल्यू मिल जाएगा। और वो मिल जाएगा क्या, यही x इक्वल्स टू x डैश इक्वल्स टू x प्लस टी एक्स और y डैश इक्वल्स टू y प्लस टी वाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये तो हमारी पास पूरी 2D की बात हो गई थी। और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम 4 पार्ट्स में आगे तोड़ सकते हैं और इसे हम कुछ इस प्रकार से कह देते हैं, ठीक है। जो पहला हमारा सेक्शन होता है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में, तो ये पहला जो हमारा एक सब मैट्रिक्स बन जा रहा है 1 0 0 1 का, इसे हम कह देते हैं रोटेशन मैट्रिक्स। क्या कह देते हैं, रोटेशन मैट्रिक्स। दूसरा जो हमारा ये tx ty है, tx ty, ये ट्रांसलेशन वेक्टर जो भी हमने बात किया था, या तो आप ट्रांसलेशन वेक्टर कहें या फिर ट्रांसलेशन पॉइंट कहें, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर हो गया। और यहाँ जो एक बचता है इसे स्केल फैक्टर कह देते हैं, और ये जो 0 0 2 होते हैं इसे हम पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ इस प्रकार से, ज़रा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ आपको गाइड में दिखाएं इस बात को, तो ये था हमारे पास 1 0 tx 0 1 ty और ये 0 0 1। तो हमने कहा था ये जो पहले 4 हैं सब मैट्रिक्स, पहली 1 0 0 1, इसे कहा गया रोटेशन मैट्रिक्स। और जो tx ty है इसे कहा गया है ट्रांसलेशन वेक्टर। और जो 0 0 है ये वाला नीचे वाले, इसे कहा गया पर्सपेक्टिव ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। और जो 1 है हमारा, ये है स्केल फैक्टर, ठीक है। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने चाहिए, पूछा जा सकता है कि इसमें ये पहली सब मैट्रिक्स क्या है, दूसरी क्या है, 1 क्या है। तो 1 को कहेंगे स्केल फैक्टर, tx ty यही हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर है, और 1 0 0 1 ये रोटेशन मैट्रिक्स है, और जो 0 0 है ये पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, ज़रा ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है अपने पास स्केलिंग। स्केलिंग इतना स्केलिंग क्या होता है, तो स्केलिंग का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी ड्राइंग के डायमेंशंस को कम अथवा ज़्यादा कर देना। स्केलिंग का मतलब स्केलिंग कर देना, या तो हम उसके डायमेंशंस को बढ़ा देंगे या घटा देंगे। तो किसी भी चित्र के आकार को बदलने की प्रक्रिया या बदलने के लिए स्केलिंग का प्रयोग किया जाता है। स्केलिंग की प्रक्रिया में चित्र के विमा को या तो विस्तार कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं, या फिर संकुचित कर देते हैं अर्थात घटा देते हैं, जो भी हमने आपसे बात किया। स्केलिंग को प्राप्त करने के लिए चित्र के मूलभूत निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स को स्केलिंग गुणांक के साथ गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। यानी स्केलिंग अगर फैक्टर हमें प्राप्त करना है, स्केलिंग अप्लाई करना है, तो हमारा जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं, बेसिक जो कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट्स के, उसमें जो स्केल फैक्टर है, अर्थात जिस फैक्टर के द्वारा हम स्केलिंग करते हैं,
यानी जितना गुना उसे बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं उससे हम उस पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉइंट है x, y। एक सेकेंड, ये रहा हमारे पास पॉइंट x, y और इसमें हम स्केलिंग लगाना चाहते हैं x में x के द्वारा, x में ये जो x है इसमें sx के द्वारा, कहाँ गया पॉइंटर, हाँ, s में sx के द्वारा और y में sy के द्वारा। sy क्यों? स्केलिंग इन y कोऑर्डिनेट, sx का मतलब स्केलिंग इन x कोऑर्डिनेट। तो अगर हमें स्केलिंग करना है तो भी हमने आपसे कहा कि जो हमारा स्केलिंग है या जिस फैक्टर के द्वारा स्केलिंग करना चाहते हैं, स्केल फैक्टर जो है उसे हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमें नया x प्राप्त करना है तो आ जाएगा नया x डैश बराबर x इंटू एस एक्स। इसी प्रकार नया y आ जाएगा y डैश इक्वल्स टू y इंटू एस वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम आसानी से ये प्राप्त कर लेंगे। अब अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में देखें कि मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जहाँ ट्रांसलेशन में जहाँ 1 था वहाँ हम sx और sy कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ दिखाया गया जो नई स्केल मैट्रिक्स आ जाएगी वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, sx 0 0 0 sy 0 और 0 0 1, यह जाएगा नई स्केल मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो नया पॉइंट हम प्राप्त करेंगे तो वो नया पॉइंट आ जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से, x डैश बराबर स्केल मैट्रिक्स जो है हमारी वो है sx 0 0 फिर 0 sy 0 फिर है 0 0 1 और इनटू कर देंगे इसमें किससे, x y 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा x डैश y डैश ये नई वाली बात, और यहाँ से हम इस पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। इनको सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि एक क्वेश्चन हम करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका भी देख लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये हो गया स्केल फैक्टर के द्वारा किसी भी डायमेंशन या किसी भी ड्राइंग के या डायग्राम के डायमेंशंस को हम एक फैक्टर के द्वारा, एक गुणक फैक्टर के द्वारा कम अथवा ज़्यादा कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को स्केलिंग कही जाती है। यानी स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत किसी ड्राइंग अथवा इमेज अथवा क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को किसी इस मल्टीपल फैक्टर के द्वारा या किसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर के द्वारा कम अथवा ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को स्केलिंग कही जाती है, जो हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये ज़रा देखिए जो भी हमने वहाँ पर काम किया था स्केलिंग में। जैसे कि हमारे पास ये कोई एक डायग्राम है, ध्यान से देखें, पेंटागन साइड्स का है, जिसमें हमारे पास ये विड्थ है जो पुराना विड्थ है जिसे हमने W ओल्ड कहा, और ये हाइट है जो पुरानी हाइट जिसे H ओल्ड कहा। और इसमें हमने स्केलिंग जब अप्लाई कर दिया तो इनके डायमेंशंस बढ़ गए। अब हमारा ये W न्यू हो गया यानी नई विड्थ, और H न्यू यानी कि नई हाइट। ठीक है, तो जो स्केलिंग फैक्टर्स है ये हमने कैसे निकाला, स्केलिंग फैक्टर्स Sx निकल के आ गया हमारा W न्यू अपान W ओल्ड, इसी प्रकार H न्यू अपॉन H ओल्ड। ठीक है, हालांकि स्केल फैक्टर आपको दिए होंगे
पर इसकी सहायता से आप चाहें तो एच न्यू एच डब्ल्यू इनका उपयोग भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर स्केल फैक्टर नहीं दिया है और हमें दो ये डायमेंशंस दी हैं पुरानी और नई, तो इनका रेशियो अगर निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्केल फैक्टर। ध्यान रहे अगर नई डायमेंशन पुरानी वाली डायमेंशन से ज़्यादा है तो स्केल फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा, और अगर पुरानी वाली डायमेंशन नई वाली डायमेंशन से ज़्यादा है, यानी कि पुरानी डायमेंशन बड़ी है नई डायमेंशन छोटी है, तो स्केल फैक्टर हमें 1 से छोटा मिलेगा। ठीक है। अब जैसे हमने अभी कहा था कि इसमें अगर स्केलिंग लगाना है तो पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी प्रकार हमारा जो न्यू कोऑर्डिनेट निकल के आया, जैसे हमने एक्स न्यू इक्वल्स टू कहा, वो स्केल फैक्टर एस एक्स इंटू एक्स ओल्ड, यानी पुराना एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया एस एक्स। अब इसे चूँकि मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम लिखना चाहते हैं, इसी प्रकार वाई न्यू आ जाएगा एस वाई इंटू वाई ओल्ड, तो बराबर आ जाएगा ये एस एक्स इंटू वाई। ठीक है। और हमें अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्मेट लिखना है तो सीधी सी बात है, हमें इसको आगे 0 इंटू एक्स के रूप में लिखना पड़ेगा ताकि मैट्रिक्स हम डिटरमाइन कर सकें। तो हमारा जो एक्स न्यू यानी जो नया कंपोनेंट आ जाएगा, जिसे एक्स डैश मैं कह रहा हूँ, एक्स डैश और वाई न्यू को वाई डैश, ये बराबर हो जाएगा, ये स्केल मैट्रिक्स है एस एक्स 0 0 एस वाई और इंटू एक्स वाई। ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएंगे। और अगर ये 3D का केस होगा तो यहाँ पर हम 3 डायमेंशन ले लेंगे, एस एक्स 0 0 0 वाई 0, इस प्रकार से। तो 2D में हमारे पास ये प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है। स्केल मैट्रिक्स के लिए, यानी यहाँ से हम स्केलिंग करके वैल्यू, नई वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशन। रोटेशन के अंतर्गत आप जानते हैं किसी पॉइंट्स को या किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल थीटा पर रोटेट कर दिया जाता है तो हमें नई पॉइंट प्राप्त हो जाती है। ठीक है। और इसी को क्या कह देते हैं, रोटेशन। हमने स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस को देख लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे आपने चाहे वो ट्रांसलेशन हो चाहे स्केलिंग हो, आगे रोटेशन जो भी आएगा उसमें हमें मेनली मैट्रिक्स ऑपरेशन से देखने हैं जो आप अच्छे से समझते हैं। बस इसके पीछे पॉइंट्स क्या है ये ज़रा हम देख लेते हैं। हमारे पास है रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप जानते हैं रोटेशन है यानी ऑब्वियस सी बात है, किसी कॉर्नर पर या किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम किसी ड्राइंग को, ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री घुमा देते हैं तो हमें एक नई ड्राइंग या नई ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगी, और इसी प्रक्रिया को रोटेशन कह दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो किसी पॉइंट एक्स वाई पर है, और अगर इसे हम हॉरिजेंटल एक्सिस से थीटा या फाई डिग्री पर घुमा दें तो हमें नई ड्राइंग या नई ऑब्जेक्ट मिल जाएगी कुछ इस प्रकार से। ज़रा ध्यान से देखिए, एक सेकंड। रोटेशन के अंतर्गत किसी वस्तु को या ड्राइंग को किसी अक्ष से एक विशेष कोण थीटा से घुमा देते हैं। ठीक है। जैसा कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई एक पॉइंट P एक्स वाई है जो कि क्षैतिज से फाई डिग्री कोण पर स्थित है। ठीक है। आप इस डायग्राम में ज़रा ध्यान से देखें, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्षैतिज से फाई डिग्री पर है। ठीक है। अब इस सिचुएशन में अगर इस पॉइंट P को हम थीटा डिग्री रोटेट कर दें तो अब ये नए पोजीशन, नए पॉइंट पर पहुंच जाएगा जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश। ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो इस बात को, यहाँ पर ये पॉइंट है P एक्स वाई जो कि अभी इनिशियल पोजीशन में फाई डिग्री पर इंक्लाइंड है हॉरिजेंटल से। ठीक है। और अगर हमने इस पॉइंट P को थीटा डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एक नए पोजीशन, नए पॉइंट पर पहुंच चुका है P एक्स डैश वाई डैश। अब जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास
जो रोटेशन मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। R इक्वल्स टू रोटेशन मैट्रिक्स R इक्वल्स टू ये आ जाएगा कॉस थीटा और बगल में इधर साइन थीटा और नीचे माइनस साइन। थोड़ा मैं इसे क्लियर करके लिखता हूँ ज़रा, एक्चुअली इधर थोड़ा स्थान कम है हमारे पास। एक सेकेंड, ये रहा वैल्यू। ये रोटेशन मैट्रिक्स R बराबर आ जाना चाहिए, आ जाएगा कब? जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तब। कॉस थीटा और ये आ जाएगा साइन थीटा, इधर माइनस साइन थीटा और इधर कॉस थीटा। ये कब होगा? जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा ऊपर की तरफ। और सपोज दैट अगर हमने इसे नीचे की तरफ रोटेट किया होता तो हमें क्या मिलेगा? ये अगर नीचे की तरफ यानी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आ जाएगा R इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ जो हमारे पास ये माइनस लगा है ये हट जाएगा बस, बाकी सेम टू सेम वैल्यू आएगी। यानी जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ध्यान रखना कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यह हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स आ जाएगा जैसा आपको अभी दिख रहा है। और जब इसे एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा? माइनस साइन। ठीक, तो ये हो जाएगी रोटेशन मैट्रिक्स। और इस रोटेशन मैट्रिक्स के द्वारा अगर हम नए पॉइंट्स प्राप्त करना चाहें तो क्या आ जाएगा? रोटेशन मैट्रिक्स में पुराने पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कुछ इस प्रकार से, ज़रा ध्यान से देखिए, हमारे पास नए पॉइंट्स आ जाएंगे एक्स डैश वाई डैश इक्वल्स टू रोटेशन मैट्रिक्स है जो कि है R इनटू R की वैल्यू लिख लेंगे। याद रखना कॉस, अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ वैल्यू पुरानी मैट्रिक्स की एक्स वाई, और इसे सॉल्व करके हम एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ज़रा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आगे देखते हैं इसे नेक्स्ट, ज़रा ध्यान से देखो। ये वही जो भी हमने आपसे बात की कि अगर इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू मिल जाएगी रोटेशन मैट्रिक्स के रूप में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये है रोटेशन मैट्रिक्स। याद रखना इस रोटेशन मैट्रिक्स में जब हम पॉइंट्स जो पुराने पॉइंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे उन्हें मैट्रिक्स रूप में रख करके, तो नए पॉइंट्स मिल जाएंगे जैसा अभी हमने पीछे देखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वही बात यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई गई है कि कैसे इनको हम डेरिवेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए ज़रा। अब मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है कोई एक्स वाई, जिसे हमने थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया है, तो नए पॉइंट हमें मिल गए हैं एक्स डैश वाई डैश। इस वैल्यू को देखो, ये हमारी पुराने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और थीटा डिग्री से हमने रोटेट किया है, तो हमें जो नए पॉइंट मिल गए हैं वो मिल गए हैं एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ध्यान रहे अगर थीटा हम काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से, जैसे यहाँ ये वैल्यू थी, ये 5 पर झुका था पॉइंट पी, और इसे हमने थीटा डिग्री रोटेट किया था ये, तो ये वैल्यू आ गई थी नई पी एक्स डैश वाई डैश। तो यहाँ थीटा क्या होगा हमारा? ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि हम इसे काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। और अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो नेगेटिव में आता है। क्लॉकवाइज में घुमाने का क्या मतलब है? इस प्रकार से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, यानी कि अगर हमारे पास वैल्यू इस ढंग से है, एक सेकेंड, पेन ज़्यादा मोटी हो चुकी है।
ठीक है। और हमारी ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को हम रोटेट करना चाहते हैं क्लॉकवाइज, नीचे नीचे की तरफ, यानी घड़ी की दिशा में। तो अब जो थीटा लेंगे वो किसका होगा, नेगेटिव का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है। इनिशियल कंडीशन में हमने कहा पॉइंट हमारा था P, जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। जरा कलर चेंज कर रहे हैं, ग्रीन कर दे रहे हैं, x, y, ये वाले पॉइंट। और इस इनिशियल कंडीशन में हमारा पॉइंट जो P है वो हॉरिजेंटल से 5 डिग्री कोण बना रहा है, 5 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इसका जो x कंपोनेंट हो जाएगा, आपने वेक्टर डिसोसिएशन देखा होगा, वेक्टर वियोजन जिसे कहते हैं, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट और cos थीटा, वर्टिकल r sin थीटा हो जाता है। अब यहाँ इसकी जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू हमने r कह दिया है, और इस प्रकार पोजीशन वेक्टर r और एंगल फाई की वजह से जो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा r cos फाई, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा r sin फाई, ठीक है। ये कब है, जब इनिशियल पोजीशन है हमारा पॉइंट P एक्स वाई हॉरिजेंटल से 5 डिग्री पर इंक्लाइंड है, झुका है, और जब हमने इसे रोटेट करके थीटा डिग्री रोटेशन दे करके नए पॉइंट पर एक्स डैश वाई डैश पर पहुंचा दिया है, तो अब हमारा रोटेशन वेक्टर क्या आ जाएगा, सॉरी हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हमने वैल्यू अब चेंज कर दी है। तो अब हमारा कितना एंगल रोटेट हो गया इस पॉइंट से, एक तो फाई और ये थीटा, तो थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो अब हमारा जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिखा जाएगा वो होगा r cos थीटा प्लस फाई, ये दोनों होंगे, याद रहे इस बात को, ठीक है। और इसी प्रकार वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे तो यह आ जाएगा r sin वही थीटा प्लस फाई, ये हमारे कंपोनेंट आ जाएंगे। तो अब जो x डैश आया नया कंपोनेंट, ठीक है, उसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आया इस नए पॉइंट P डैश यानी x डैश y डैश में, तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आया यानी जो x डैश की वैल्यू आ गई वो वैल्यू हमें मिल चुकी है r इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस फाई, या इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो आप cos थीटा प्लस फाई की वैल्यू लगा सकते हैं, यानी cos a प्लस बी। तो आप जानते हैं cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है, तो ये आ जाएगा r cos थीटा cos फाई माइनस r साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। इसी प्रकार y कंपोनेंट निकाल लेंगे y डैश r साइन थीटा प्लस फाई साइन थीटा a प्लस बी की वैल्यू लगा देंगे फार्मूला, तो हमें मिल जाएगा y डैश इक्वल्स टू r साइन थीटा cos फाई प्लस और cos थीटा साइन फाई, ठीक है। ये बात आपको मिल गई होगी। अब यहाँ पर x डैश इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, x इंटू कॉस थीटा और माइनस वाई इंटू साइन थीटा, क्योंकि जो r cos फाई है वही क्या है, वो तो x की वैल्यू है, और जो r साइन फाई है ये y की वैल्यू है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है। अब ये माइनस आप फार्मूला समझ रहे हैं cos थीटा प्लस फाई का, इसी प्रकार साइन a प्लस बी का cos a प्लस बी का, ये फार्मूला आपको आना चाहिए वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, a के लिए यहाँ पर थीटा, b के लिए फाई, ठीक है। इसी प्रकार साइन a प्लस बी के वैल्यू आप जानते हो, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, a के लिए क्या है हमारे पास थीटा और b के लिए क्या है फाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो x डैश y डैश, तो इनको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखते हैं तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे करेंगे मैट्रिक्स फॉर्मेट के लिए, ये इस प्रकार से x डैश y डैश, ये हमारा अननोन मैट्रिक्स आ जाएगी जिसकी वैल्यू हमें निकालना है, और ये आ जाएगा हमारा रोटेशन मैट्रिक्स, हमने कहा था cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और ये एक्स वाई जो हमारी ओरिजिनल पॉइंट थे जिसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अभी हमारा है रोटेशन मैट्रिक्स, अभी मैंने आपसे बात की ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसमें अगर हम ओरिजिन पॉइंट एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दें, इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसे अब चेंज कर दें और थीटा की वैल्यू बदल दें तो हमें जो नई वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी।
थीटा अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो थीटा सारी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, अब आ जाएगा कॉस माइनस थीटा साइन माइनस थीटा। और हाँ, एक पॉइंट आपको बता दूँ, जो हमने पिछले रोटेशन मैट्रिक्स की बात की थी काउंटर क्लॉकवाइज में, उसमें वो पॉइंट मिस हो गया था, शायद वो मिसप्रिंट है, वहाँ पर माइनस नहीं दिख रहा होगा आपको, एक सेकंड दिखा रहे हैं ये, हाँ यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस नहीं है, माइनस होना चाहिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एक्चुअली फ्लो में वैल्यू निकल गई और यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। जबकि जब हम काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो हमें जो रोटेशन मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा R इक्वल्स टू इस प्रकार से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और जब हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज में वैल्यू थीटा की नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस आ जाएगा थीटा की जगह माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा की वैल्यू आप जानते हो कॉस थीटा ही होता है, माइनस साइन थीटा है, और जो थीटा की वैल्यू माइनस साइन में, यानी साइन माइनस थीटा हमेशा माइनस होगा, तो यहाँ माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा। और जब हम इसे फाइनली यहाँ इसमें आ जाएंगे तो इस प्रकार आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब चूँकि ये साइन थीटा पॉजिटिव था तो यहाँ पर जब ये माइनस वैल्यू आएगी माइनस थीटा तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा यही है, तो इस प्रकार से वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ याद रखना इस बात को, यहाँ ये माइनस साइन होगा यानी माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये रोटेशन मैट्रिक्स में। आगे चलते हैं, अब हमने इसे क्या किया था, इस रोटेशन मैट्रिक्स में लिख दिया, और इसी प्रकार से अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव लिया, हमें ये नई रोटेशन मैट्रिक्स मिल चुकी है। अब कहते हैं अगर क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्वेश्चंस में मेंशन किया गया, लिखा गया है कि हमारी इस पॉइंट को क्लॉकवाइज में रोटेट किया गया, तभी हम क्लॉकवाइज लेंगे, अदरवाइज रोटेशन को हम एंटी क्लॉकवाइज ही लिया करेंगे। ठीक है, यानी कि अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चंस दैट द रोटेशन हैज़ बीन टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then only we consider it as clockwise direction rotation, otherwise rotation will be considered only in anti-clockwise direction, means the value of theta will be taken as positive only। ठीक है, तो जब तक ना कहा जाए आप थीटा की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज माने और उसे पॉजिटिव वैल्यू में रखें। खैर, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है रिफ्लेक्शन। रोटेशन आपने देखा, इस प्रकार से रोटेशन वैल्यू चेंज हो जाती है जब हम रोटेशन की वैल्यू या रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, एक नई हमारी जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आ जाएगी इस प्रकार से मिल जाएगी। ये खैर हम जो न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन, यानी कि इमेज जिसे हम प्रतिबिंब कहा करते थे। ये क्या है, ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो किसी वस्तु की दर्पण छवि का निर्माण करता है, यानी मिरर इमेज का निर्माण करता है। अर्थात अगर किसी, जैसे इंसान के सामने दर्पण ले आइए, मिरर ले आइए, तो क्या होता है, उसकी फ़ोटो उस दर्पण में दिखाई पड़ती है, और इस जो नई फ़ोटो दर्पण में बनी है इसमें टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता, लेफ़्ट और राइट में चेंज होता है, यानी लेफ़्ट पोजीशन राइट वाले से पोर्शन में दिखेगा और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट वाले पोर्शन में दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन में किसी वस्तु या ड्राइंग की एक मिरर इमेज बनती है, और ये मिरर इमेज या तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ली जा सकती है या फिर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ली जा सकती है, या अगर आप चाहें तो एक्स वाई लाइन के अबाउट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो और अगर एक नॉर्मल वे में कहें तो जो मिरर इमेज होता है ये किसी ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री रोटेट करके बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस प्रकार से दिख रहा है, और अगर हम इसको 180 डिग्री रोटेट कर दें तो इसको 180 डिग्री रोटेट करने पर कुछ जब इधर ले आएंगे 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो इसकी अब डायरेक्शन इमेज यूँ बन जाएगी। ठीक है, और ध्यान से देखो 180 डिग्री रोटेट करने पर ये ठीक उसी प्रकार बन रहा है जैसे हमने इसे किसी मिरर के सामने रख दिया हो। ठीक है, तो मिरर इमेज को या रिफ्लेक्शन को 180 डिग्री रोटेशन भी कहा जा सकता है। ठीक, अब इसमें जो हमारे इमेज बनेंगे वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बन रहे हैं, या वाई के एक्सिस में, या किसी एक्स वाई लाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसके लिए जो हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। अगर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसे रोटेट करना चाहेंगे तो वाई का कंपोनेंट हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा।
रोटेशन मैट्रिक्स में जो y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। और अगर हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना चाहेंगे तो हमारा x कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम किसी xy लाइन या फिर xy प्लेन के रिस्पेक्ट में निकालें तो हमारे दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे xy, ठीक है। तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करने पर जो रोटेशन मैट्रिक्स मिल रहा है हमारा वो इस प्रकार से मिलेगा, और अगर y के रिस्पेक्ट में करें तो इस प्रकार से हमने कहा था y में x वाला कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, और अगर xy प्लेन के रिस्पेक्ट में करें तो देखिए ये दोनों ही कंपोनेंट हमारे क्या हो जा रहे हैं, नेगेटिव हो जा रहे हैं, x वाला भी और y वाला, ठीक है। इसको ज़रा हम डिटेल में देख लेते हैं, ठीक। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारी मिलती चली जा रही है, और ये वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही हैं ये आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि अगर हम x एक्सिस के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, रोटेशन x एक्सिस के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें बनती हैं, इमेज बनेगी हमारी। जैसे ये x एक्सिस है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसे हमने मिरर के रूप में यूज़ किया तो ऑब्जेक्ट इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ होगा क्या, हमारा जो पॉइंट होगा उसकी y वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो ध्यान से देखिए यहाँ हमारी y वैल्यू नेगेटिव कर दी गई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम y एक्सिस को इसमें देखें कि y एक्सिस को इमेज बने तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम हमारे बनेंगे। ये देखिए अब यहाँ इस सिचुएशन में हमारा जो x कंपोनेंट होगा वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है। आप जानते हो इनके कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस माइनस प्लस, तो अब चूँकि इमेज हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट बन गया है और सेकंड कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ओरिजिन के थ्रू हम रिफ्लेक्शन निकालें या एक्स वाई लाइन के अबाउट कहें, ठीक है, ओरिजिन के थ्रू या एक्स वाई लाइन, तो ध्यान से देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में इमेज बन रहा है, तभी ओरिजिन के अक्रॉस बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस साइन होता है, प्लस प्लस, सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएंगी दोनों ही वैल्यू जो नहीं आएंगी वो x वाली भी नेगेटिव होगी, y वाली भी नेगेटिव होगी, ठीक है। और एक बात और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि चाहे जिस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन पूछा जाए, ऑब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा माना जाएगा, ठीक है। आप जब भी रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो अपने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ मानेंगे, ठीक है। अब जैसे इस प्रकार से हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। अब हम चाहें तो इसका x एक्सिस के अबाउट रोटेशन इमेज निकालें, y एक्सिस के अबाउट निकालें, या फिर चाहें तो हम इस ओरिजिन के अबाउट इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो अपना क्वेश्चन वाला जो ड्राइंग है, ऑब्जेक्ट है, उसे हमेशा और हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मानना है, यानी इन एवरी सिचुएशन द ऑब्जेक्ट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अनटिल अदरवाइज स्टेटेड, जब तक कि कुछ और ना कहा जाए, ठीक है। अगर उसमें लिखा है कि फर्स्ट में नहीं है सेकंड में है तो सेकंड के अबाउट मानना है, पर अगर कुछ नहीं कहा गया तो आपको आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मानना होगा। बस इनको क्वेश्चंस को करना बहुत आसान है, तनिक भी जोर नहीं देना इसमें। उसके बाद हमारे पास दो और आते हैं, शेयरिंग, और दो हैं या एक ही है, तो शेयरिंग वाला। शेयर का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी ड्राइंग को किसी कोण पर मोल्ड कर देना, बेंड कर देना, ठीक है, किसी एंगल पर उसे झुका देना, यूँ समझ लीजिए इंक्लाइंड बना देना, तिरछा कर देना। तो इस शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो ऑब्जेक्ट या ड्राइंग की शेप होती है उसको हम स्लैंट यानी तिरछा कर देते हैं, और इस प्रक्रिया को शेयर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो शेयर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत किसी ऑब्जेक्ट अथवा ड्राइंग की साइड्स को या फिर फेसेस को हम किसी एंगल पर स्लैंट कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं, और इस प्रक्रिया को स्लैंट या शेयर ट्रांसफॉर्मेशन कह दिया जाता है। ये दो प्रकार का होता है। अगर 2D ऑब्जेक्ट है
तो या तो एक्स एक्सिस में शेयर ला सकते हैं या वाई एक्सिस में शेयर ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इस प्रक्रिया में हमारे पास जो शेयरिंग ऑपरेशंस है ये 2 एक्सिस में होगा, अथवा या तो एक्स में होगा या फिर वाई में होगा। और इनको हम अगर कंबाइंड कर लेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से एक फाइनल वैल्यू बन के आएगी, ठीक है। शेयर ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई। अब अगर x में किया गया है तो x की वैल्यू को छोड़ देंगे, y को 1 कर देंगे, यानी b की वैल्यू 1 कर दिया जाएगा। और अगर दूसरे में किया गया है तो दूसरी वैल्यू को छोड़ दिया जाएगा और पहली वाली वैल्यू को 1 कर दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिए। अगर x एक्सिस में शेयर किया जा रहा है तो जो हमारी y वाली वैल्यू है ये परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और हम चाहते हैं कि जो हमारी x वाली एक्सिस है इसमें शेयरिंग कर दें, यानी x वाली वैल्यू को हम टिल्ट कर दें। तो अब अभी हमारी x हॉरिजॉन्टल से अटैच होकर चल रही है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे स्लैंट कर देंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसे उठ जाएगी ऊपर की तरफ और नई ड्राइंग हमें ये मिल जाएगी। तो इस सिचुएशन में जो y की वैल्यू है ये परिवर्तित हो गई है, तो हमारा जो रोटेशन मैट्रिक्स होगा उसमें y की वैल्यू हमारी चेंज होगी, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। तो रोटेशन मैट्रिक्स आ जाएगा R = 1 0 0 शेयर इन y 1 0 0 0 1, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम y डायरेक्शन में करेंगे तो चेंज x एक्सिस में आएगा और x की वैल्यू हमारी बदल जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो आ जाएगा शेयर इन y = x की वैल्यू बदल रही है हमारी और y की वैल्यू सेम है। इसको अगर हम कंबाइंडली दिखाएं तो हमारे पास ये वैल्यू मिलती है शेयर मैट्रिक्स की। एक्चुअली ये चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसे जल्दी से हम निपटा देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।